अब तक आपने पढ़ा कि कनिका ने उन दोनों ठरकी लेडी गार्ड से बचने के चक्कर में उन्हें धक्का दिया और एकदम से जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे का दरवाजा खोलते ही अचानक से कनिका किसी से टकरा गई और उस शख्स ने कनिका को संभाल भी लिया, लेकिन तुरंत ही उसके कमर पर अपनी पकड़ कस के उस शख्स ने अपनी भारी खतरनाक मर्दाना आवाज में धीरे से कहा कि वो यहां से भाग नहीं सकती। कनिका एकदम से चौंकी और जल्दी से उसने सर उठाकर उस शख्स के चेहरे को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत वालिया था, जो इस वक्त गुस्से भरी नजरों से कनिका को देख रहा था। कनिका उसे देखकर लेडी गार्ड को देखते हुए जल्दी से अक्षत से बोली, अंडरस्को प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी पीछे से एक लेडी गार्ड ने जल्दी से आगे आकर अक्षत से सिर झुकाते हुए कहा, अंडरस्को बॉस, ये लड़की अपनी तलाशी देने को तैयार ही नहीं है। कब से शोर मचाए जा रही है, हम कितने आराम से इससे पेश आ रहे हैं, फिर भी। उस लेडी गार्ड की बात सुनकर अक्षत कनिका को और गुस्से से घूरने लगा। तभी कनिका अक्षत को देखकर जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये औरतें बहुत बुरी है। इन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये अच्छी नहीं है। मैं इनसे कोई चेकिंग नहीं करवाऊंगी। तभी अक्षत कनिका की बात सुन हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके उसे और गौर से देखते हुए धीरे से अपनी सख्त मर्दाना आवाज में बोला, अंडरस्को अच्छा, तो तुम इनसे चेकिंग नहीं करवाओगी? तो फिर मैं इस काम के लिए कैसा रहूंगा? अक्षत के ये शब्द सुनकर कनिका का मुंह बड़ा सा खुल गया और वो आंखें बड़ी करके अक्षत को घूर घूर कर देखते हुए बोली, अंडरस्को क्या क्या कहा आपने? तभी अक्षत ने बिना किसी रिग्रेट के फिर से कहा, अंडरस्को मैं तुम्हारी अच्छे से चेकिंग करूंगा। मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ जो एजेंसियां अपने एजेंट तैयार कर रही है, वो अपने एजेंट्स में ऐसे चिप इंसर्ट कर रही है जो कि किसी भी मशीन से चेक नहीं की जा सकती, तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। फिर अक्षत ने उन दोनों लेडी गार्डों को इशारा करके वहां से जाने को कहा। इशारा पाते ही लेडी गार्ड्स वहां से निकल गई। इधर अक्षत ने कनिका को कमरे के अंदर धक्का दे दिया। कनिका लड़खड़ते लड़खड़ाते रह गई। तभी अक्षत ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। अब उस कमरे में सिर्फ कनिका और अक्षत थे। अक्षत कनिका को बड़े ही गौर से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। इधर कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। कनिका भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी और हड़बड़ाहट में बोलने लगी, अंडरस्को ममा मिस्टर वालिया, क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको मुझसे दुश्मनी क्या है? देखिए, मैं मानती हूँ मेरी गलती है कि मैं बिना आपकी परमिशन के आपके पैलेस में घुस आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे। देखिए, मुझे आपके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं मिस्टर वालिया। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मेरे पापा बहुत ऊंची पहुंच से ताल्लुकात रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया है तो वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कनिका की बात सुन अक्षत के होंठ के कोने पर हल्की सी एक शैतानी मुस्कान आ गई, जो कि कुछ पलों में ही गायब हो गई। और फिर अक्षत अपनी आंखें उचकाकर कनिका की ओर बढ़ते हुए उसे गौर से देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हारे डैड का नाम है राघवेंद्र माथुर, पेशे से एक टीचर जो मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पत्नी इस दुनिया में है नहीं और एक बेटी है जो इस वक्त मेरे आगे खड़ी है। ऐसे इंसान की पहुंच कहां तक होगी? तभी और घबराए अक्षत को देखते हुए पूछने लगी, अंडरस्को आपको मेरे पापा का नाम कैसे पता? वो क्या करते हैं? ये भी आपने मेरे पापा के बारे में पता किया? देखिए, मैं बहुत शरीफ परिवार से हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, मुझे कुछ नहीं पता आप क्या करते हैं। मैं आपकी जासूसी क्यों करूं? मेरा विश्वास करिए, मैं सिर्फ उस लड़की रूही के कहने पर यहाँ आई हूँ। कनिका बोलते बोलते अब इतने पीछे आ गई थी कि अब उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। कनिका एक पल के लिए पीछे देखती है कि तभी अक्षत उसके आगे जाकर दीवार पर कनिका के सिर के पास अपना हाथ रखकर कनिका के आगे से बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया और चेहरा झुकाकर कनिका को गौर से देखने लगा। कनिका की तो जैसे हलक में जान अटक गई थी। वो चेहरा उठाकर अक्षत को देखने लगी। तभी अक्षत ने कनिका के कमर पर अपना दूसरा हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में गौर से देखकर धीरे से कहा, अंडरस्को मुझे मेरा काम करने दो। अब यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। कनिका की सांस तो मानो अटक सी गई थी। दोनों इतने करीब थे कि अक्षत की बॉडी की फ्रेग्रेंस वो महसूस कर पा रही थी। ऊपर से अक्षत एक अलग सी नजरों से कनिका को बस देखे ही जा रहा था। कनिका समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो अक्षत को धक्का देने की कोशिश करते हुए
पूरी ताकत लगाकर बोली अंडरस्को, मिस्टर वालिया, ये सब आप बेवजह कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़िए। कनिका बोल ही रही थी, तभी अक्षत ने एकदम से कनिका के जबड़े को पकड़कर उसका चेहरा और अपनी तरफ खींच लिया और बड़ी ही करीबी से कनिका को अपने गहरी काली आंखों से बारीकी देखते हुए धीरे से बोला, अंडरस्को, ये मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मेरी प्रॉपर्टी पर खड़ी हो और ये वालिया पैलेस है। यहाँ आने वाला हर शख्स अक्षत वालिया की जागीर हो जाता है, तो इस हिसाब से तुम भी मेरी हुई। तुम्हारा जो करना है वो मेरा ही डिसीजन होगा। और वैसे भी तुम तो मेरे सारे गार्ड्स की आंखों को धोखा देकर मेरे घर के सीक्रेट दरवाजे से अंदर आए हो। तुम पर मर्जी चलाने के साथ साथ तुम्हें पनिश भी तो करना पड़ेगा मुझे। अब चुपचाप से मुझे अपने दोनों हाथ अच्छे से दिखाओ। इतना सुन कनिका अक्षत की आंखों में देखकर हैरत से बोली, अंडरस्को, क्या दोनों हाथ? कनिका चौंकती रह गई। तभी अक्षत ने कनिका के बाएं हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ से उसके टॉप की स्लीव को हटाने लगा। ये देख कनिका अपना हाथ अक्षत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अक्षत की पकड़ इतनी कमजोर नहीं थी कि वो छूट सके। कनिका को इस बीच अक्षत की पकड़ से दर्द होने लगा था, मगर अक्षत ने कनिका के हाथ से स्लीव हटाकर दोनों तरफ पलटकर उसके हाथ को चेक किया और उसके बाद उसका दूसरा हाथ भी जबरदस्ती पकड़कर टॉप की स्लीव हटाते हुए अच्छे से देखने लगा। तभी अक्षत की नजर कनिका के कलाई पर मौजूद एक दाग पर गई। देखकर अक्षत अपनी आंखें तिरछी करके कनिका को देखते हुए उसे शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछता है, अंडरस्को, ये दाग किस चीज का है? कभी कनिका ने अपने हाथ का दाग देखा और फिर अपना हाथ झटके से अक्षत के हाथ से छुड़ाकर पीछे करते हुए वो अपनी निगाहें अक्षत से चुराकर हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, वो कुछ नहीं, बस छोटा सा दाग है। बचपन में चोट लग गई थी, अभी तक दाग है और कुछ नहीं। अक्षत ने कनिका के उसी हाथ को दोबारा पकड़ा और अपनी तरफ करके उस दाग पर अपनी उंगली धीरे धीरे फिराते हुए कनिका के हाथ को गौर से देखते हुए पूछा, अंडरस्को, सिर्फ चोट का निशान ही है या फिर कुछ और भी था? तभी कनिका अक्षत को नजर उठाकर देखती है और हड़बड़ा कर उससे बोली, अंडरस्को, क्या मतलब है आपका? कुछ और भी क्या मतलब? कुछ नहीं था। अक्षत ने भी कनिका की आंखों में और गौर से देखते हुए कहा, अंडरस्को, यही की कहीं इसके नीचे कोई सीक्रेट चिप तो नहीं? ये सुनकर कनिका को अक्षत पर गुस्सा आ गया और वो दांत पीसते हुए अक्षत की आंखों में और गौर से देखकर बोली, अंडरस्को, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं कह रही हूं ना, मैं कोई एजेंट नहीं हूं। मैं एक न्यूज रिपोर्टर थी कल तक, जिसने अपने काम से रिजाइन दे दिया। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। आपको यकीन नहीं होता ना? इतना बोल कनिका ने तेजी से खींचकर अपना हाथ अक्षत से छुड़ा लिया और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक फल का बोल दिखाई दिया। कनिका उस तरफ तेजी से भागी और उस फल के बोल में से चाकू निकालकर उस चाकू को अपनी कलाई पर रखते हुए गुस्से से अक्षत को देखते हुए बोली, अंडरस्को, अभी आपका शक दूर कर देती हूँ कि मेरे हाथ में कोई चिप है या नहीं है। इतना कहते हुए कनिका ने अपने उस दाग पर चाकू की नोक टिकाकर चाकू की नोक को दबाना शुरू कर दिया। ये देखते ही अक्षत की आंखें सिकुड़ गई, मगर वो वैसे ही सीधा खड़ा रहा। कनिका ने चाकू की नोक को अपने उस दाग पर कुरेदना शुरू कर दिया, मगर अक्षत को तो जैसे ये सब देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो वैसे ही बिना भाव कनिका को देखते हुए खड़ा रहा। अब कनिका ने अपनी कलाई के उस दाग को रेत दिया, जिससे उसके कलाई से खून बहने लगा और चाकू स्किन पर लगते ही कनिका जोर से चिल्ला उठी। उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। ये देखकर भी अक्षत के चेहरे पर हल्की शिकन नहीं आई। वो फिर भी वैसे ही खड़ा रहा। दर्द होने की वजह से कनिका ने चाकू को अपनी कलाई से हटा लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि अक्षत उसे रोक नहीं रहा है तो वो समझ गई कि वो सबूत देखना चाहता है। इसलिए कनिका ने एक नजर अक्षत को देखकर फिर से अपने उस घाव को कुरेदना शुरू कर दिया, जिससे कनिका को और ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी वो चाकू से अपने घाव को कुरेदती ही रही। कनिका का ध्यान अब अपनी कलाई के खून पर था, जिसे देखकर कनिका मन कर रहा था कि दर्द के मारे बस वो अपनी आंखें बंद कर ले। WOR अपने होठों को जोड़कर दर्द सहने की ताकत जुटाते हुए और ज्यादा अपनी कलाई में चाकू घुसाने लगी। तभी अचानक से उसके हाथ रुक गए। कनिका फिर भी अपने जख्म पर चाकू चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ हिल ही नहीं रहा था। ये महसूस करते ही कनिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि चाकू को किसी और ने पकड़ रखा है। वो ये देखकर हैरान थी कि उस चाकू को अक्षत ने कसकर पकड़ हुआ है, और जैसे ही वो कुछ और समझ पाती तभी अक्षत ने उस चाकू को कनिका हाथ से छीन लिया और फिर कनिका के चेहरे को गौर से देखने लगा। कनिका भी हैरत से दर्द में अक्षत को देख रही थी। तभी अक्षत ने बिना किसी भाव के कनिका को देखते हुए उसे अपने सख्त मर्दानी आवाज में धीरे से कहा, अंडरस्को, तुम्हें क्या लगता है
ये सब करके तुम अपने आप को मुझसे बचा लोगी? सोचना भी मत। इतना बोल अक्षत ने कनिका की आंखों में देखते ही हुए ही उसके जख्म वाली कलाई को पकड़ लिया और अक्षत के ऐसा करने से कनिका के हाथ में और ज्यादा दर्द होने लगा और वो चीख पड़ी। तभी अक्षत ने कनिका की कलाई को अपने सामने लाकर उसके जख्मों पर अपना अंगूठा रख दिया। कनिका को लगा कि अक्षत उसका खून रोकना चाहता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अक्षत कनिका के घाव को और ज्यादा करते देते हुए कनिका को गुस्से से खोलते हुए अपने कपड़े भेजकर खतरनाक सी आवाज में कहा, मुझे ड्रामा मेरे आगे नहीं करना था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पता मैं कैसा इंसान हूँ, बहुत जल्द जान जाओगी और अब यहाँ की आदत डाल दो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पहले से चिंता नहीं कर पाओगी, इसलिए जब तक तुम्हारी सांस है उन सांसों को यही बताओ। इधर रूही बिल्कुल अकेली उस अंधेरे कमरे में बंद थी, जहां एक हल्की रोशनी वाला पीला बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी के अलावा वहां कोई और रोशनी नहीं थी। सारे खिड़की दरवाजे बाहर से बंद थे। उसे कमरे में रूही को अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। वो बहुत परेशान थी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, अंडरस्को, वो लोग मॉम को अभी तक लेकर क्यों नहीं आए? कहीं उन्होंने मॉम के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ये तो मेरा ही घर है, मगर सब कुछ इतना बदला सा क्यों है? नाना जी यंग है, मोम जिंदा है, पापा जिंदा है, मैं जो मर चुकी थी मैं जिंदा हूँ। अतुल का कोई पता नहीं है। ये सब चल क्या रहा है? और हर जगह 2024? कहीं मुझे जो शक है वो सच तो नहीं? या तो मैं कोई सपना देख रही हूँ, या फिर मेरा किताबों की कहानियों की तरह रीबीर्थ हुआ है। यानी कि पुनर्जन्म, मतलब मैंने अपनी मॉम डैड के जमाने में दोबारा जन्म लिया है। 2046 से सीधा 2024 में आ गई है वो नोवेल्स की कहानी सच हो गई। हाँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। ये सब कुछ कोई धोखा तो नहीं हो सकता। हर चीज को मैंने अपने हाथों से छुआ है। हर एक जगह पर मैंने बदला हुआ साल देखा है। मैंने मॉम के फोन से चेक किया था। जिस कंपनी की मैं मालकिन हूँ, उस कंपनी का नाम तक एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर। यानी सच में मैंने दूसरा जन्म लिया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सीधा 2046 से 2024 में कैसे आ गई? रूही यह सब अपना सर पकड़ कर सोच रही थी। तभी अचानक से जिस कमरे में वो मौजूद थी, उस कमरे का दरवाजा खुला और बाहर की रोशनी कमरे के अंदर हल्की सी दाखिल हुई। रूही झट से पलटकर उस तरफ देखने लगी। सामने से एक शख्स उस कमरे के अंदर आता है। वो शख्स जिसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी महिला का बूट बूट आवाज उस सुनसान कमरे में गूंज रही थी। उसे देखकर रूही एकदम से चौंक गई और हर बढ़ा कर उस शख्स को देखते हुए बोली, अंडरस्को, कौन हो तुम? आखिर कौन है ये शख्स जो कमरे में आया है और क्या करेगी अब रूही, जब उसे पता चल गया है कि उसका रिबीर्थ उसके माँ पापा के जमाने में हुआ है?